नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैं अपने हर सेशन के स्टार्टिंग में यही बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको न सिर्फ स्कूल एग्जाम की तैयारी कराता है, न सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं की भी भरपूर तैयारी करवाता है। आप हमारे सारे सेशंस, चाहे वो स्कूल एग्जाम के हों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हों, एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी ऐप से या फिर हमारी वेबसाइट से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कितने भी सेशन कितनी भी बार देखिए, आपको उसके लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको केवल अपनी पॉकेट से इंटरनेट पैक का खर्चा करना है, बाकी कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है और आप अपना पूरा एजुकेशन हमारे साथ कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। एंड यस, एक छोटी सी हेल्प जरूर कर देना, जब भी आप कोई हमारा सेशन देखें जिससे आपको कुछ लर्न करने को मिला हो, उसे प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी लर्न कर सके और आपके साथ वो भी अच्छे से पढ़ाई करके जीवन में आगे बढ़ सके। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, जो मैं थोड़ी ज़्यादा करता हूं मुझे पता है, तो प्लीज़ सेशन को नीचे लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अभी से। तो आज का सेशन है हमारा कक्षा 10वीं की गणित, जो हमने कसम खाई है आपने और मैंने कि अच्छे से कंप्लीट करनी है, पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उसमें हम शुरू कर रहे हैं आज हमारा नया चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यूं तो इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो कक्षा 9वीं में ही हो गया था, जहां पे आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था, पर यहां पे इस चैप्टर को ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा डाइवर्स तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब 9वीं में हल्का से ऐसे टच करके वापस आ गए थे, यहां पे एकदम डिटेल में आपको समझाया जाता है। आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक इंपॉर्टेंट मेथड कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड क्या है, क्यों है, कैसे काम आता है, वो सब आपको समझाया जाएगा सेशन के दौरान और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की जाएगी, जो कि हमें हमारे एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी राहुल सर की जुबानी। वाह वाह सर, क्या शेर सुनाया है। आज की कहानी मेरी जुबानी। चलो, यू हैव कम अक्रॉस सिचुएशंस लाइक द वन गिवन बिलो। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जनाब सीबीएसई ने जो आपके सिलेबस हैं उसको रैशनलाइज कर दिया है, तो इस चैप्टर में से भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को सीबीएसई ने हटा के साइड में रख दिया है कि आपको उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से इस चैप्टर की जो वो कहते हैं ना हम टफनेस या फिर कॉम्प्लेक्सिटी, जो ऐसे भारी भारी इंग्लिश वर्ड होते हैं, वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो अगर आपके किसी बड़े भाई या बहन या रिश्तेदार या मामा चाची नाना दादी किसी ने भी आपको डराया है कि इस चैप्टर में काफी टफ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनको आप जाके बता सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स वाले कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो समझते हैं इस चैप्टर में हमें करना क्या है। बेसिकली, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सिचुएशंस लाइक द वन गिवन बिलो। कुछ जीवन के ऐसे मोड़ के बारे में, सिचुएशन के बारे में यहां पे चर्चा की गई है। अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। तो अखिला जो है उनके गांव में मेला लगा था, ठीक है, तो उस मेले में गई है ये दीदी, एंड शी वांटेड टू बाय एंड शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। जाइंट व्हील पता है आपको, वो देखा होगा आपने सबके शहर में, मतलब अब लगते कि नहीं लगते मेले ये मुझे नहीं पता, पर पहले जब मैं छोटा था तब तो लगते थे बहुत सारे। उसमें से बड़ा सा एक वो होता है, क्या कहते हैं उसे हम, झूला होता है, जो ऐसे गोल गोल घूमता है और एकदम ऊपर टॉप पे ले जाता है, जहां से आपको पूरा इलाका दिखता है एकदम बढ़िया से। तो वो वाला जो जाइंट व्हील होता है वो उसमें खेलना है मैडम को, और हुपला भी करना है। ठीक है, हुपला क्या होता है, अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन आइटम्स केप्ट इन अ स्टॉल। वो आपने देखा होगा, ऐसे फेंकते हैं तो जिस पे गिर जाता है वो चीज आपकी हो जाती है। ठीक है, तो वो वाला जो गेम होता है उसको यहां पे आपको क्या करना है, वो ये दोनों खेलने वाली हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। अब देखो, कुछ लोग सयाने होते हैं, कुछ लोग बहुत सयाने होते हैं।
तो ये अखिला जो है वो बहुत सयानी है, उन्होंने क्या किया है, अपनी पूरी जो कहानी है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो सीधे सीधे बताने की जगह थोड़ा सा आपका गणित का टेस्ट ले लिया है। कैसे, तो देखो यहां बोल रही है कि उन्होंने हुपला इस, जितनी बार भी हुपला खेला वो हाफ है द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील, मतलब जो बड़ा वाला जो झूला था उस पे उन्होंने जितनी बार बैठी वो उससे आधी बार, मतलब अगर मान लो जाइंट व्हील पे वो 6 बार बैठी थी तो हुपला उनने कितनी बार खेला, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, तो मतलब 6 का आधा हो जाएगा 3। तो कुछ इस प्रकार उनकी कहानी बन रही है। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 and a game of hoopla cost ₹4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent ₹20? यदि उन्होंने 20 रुपए का खर्चा किया है, ठीक है, और 3 रुपए थे किसके लिए, वो बड़े वाले झूले पे बैठने के लिए, और 4 रुपए थे भैया हुपला खेलने के लिए, मतलब वो चीज गोला फेंक और चीज ले जाओ वाला गेम खेलने के लिए, तो आपको बताना है कि किसके कितने राउंड उन्होंने किए। तो चाहती तो वो सीधे सीधे बोल सकती थी कि देखो मैं हुपला पे 6 बार, मैंने हुपला 6 बार किया, वो इतने बार किया तो मेरे को इतना मजा आया, लेकिन नहीं, जो ये दीदी है वो थोड़ी सी आपने कि मैंने क्या कहा, सयानी है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछा और हमारे लिए एक सवाल, एक सिचुएशन पैदा कर दी है जिसका निराकरण हमें करना है। ठीक इसी प्रकार जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, खासकर गणित से संबंधित रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे ऐसे समीकरण को समझना, उन्हें सॉल्व करना, उनका जवाब देना, वो हमें इस चैप्टर के दौरान सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लीनियर इक्वेशंस को बनाएंगे भी, उन्हें सॉल्व भी करेंगे और उसके बाद फिर समस्या का निराकरण भी करेंगे। जैसे हम इनको बताएंगे कि इन्होंने कितने बार हुपला खेला और कितने बार वो बड़े वाले झूले पे चक्कर पे वो बैठी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते, कहानी में कुछ और रोमांचक मोड है क्या। मे बी यू विल ट्राई इट बाय कंसिडरिंग डिफरेंट केसेस। हाँ भैया, आप अलग अलग केस चेक करेंगे। इफ शी हैज 1 राइड इज इट पॉसिबल। अब सवाल आपसे बोल रहा है कि क्या केवल एक राइड, अगर हम बोलें कि उन्होंने जो गोल बड़ा चक्कर था उस पर एक ही राउंड लिया, क्या ऐसा पॉसिबल है। सर अगर उन्होंने बड़े चक्कर पे एक राउंड लिया और हमारे सवाल की परिस्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने उसका आधा, हाफ क्या किया, हुपला पे टाइम लिया, तो भैया हुपला का चांस लिया, तो इसका आधा तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 मतलब क्या, आधी रिंग थोड़ी फेंकी होगी, तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भैया जाइंट व्हील के चक्कर की संख्या और हुपला कितनी बार खेला उसकी संख्या हमेशा नेचुरल नंबर ही होगी। तो अगर नेचुरल नंबर आ रही है मतलब साफ है कि भैया फिर आपने सही किया है। अगर डेसिमल में आ रही है, डेसिमल में आ रही है, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, चलिए, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 राइड्स। 2 राइड्स अगर आप ले रहे हैं, चलिए आपके पास देखो, एक है जाइंट व्हील और दूसरा है हुपला। ठीक है, जाइंट व्हील पे 2 राइड, हुपला पे जितनी चांस होंगी जाइंट व्हील की आधी होंगी, तो 2 का आधा हो जाएगा 1। तो क्या ये हो सकता है, हाँ ये होने के चांसेस हैं, पर हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है प्राइस वाली, कि दीदी ने 3 रुपए जाइंट व्हील को दिए हैं, 4 रुपए हुपला को दिए हैं और कुल मिला के 20 रुपए खर्चा किया है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसके 3 रुपए, इसके 4 रुपए, 2 3 जा 6, 1 4 1 जा 4, 6 और 4 10 ही रुपए खर्चा हुआ, जबकि दीदी ने खर्चा कितना किया है सर, 20 रुपए। इसका मतलब कि ये केस यहां पे पूरा सही नहीं है, क्योंकि वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। मैंने एक शब्द यूज किया, दोनों कंडीशन। दोनों कंडीशन मतलब 2 अलग अलग कंडीशंस हैं जिसपे पूरी सिचुएशन बेस्ड है। अब जब दोनों कंडीशंस अलग हैं तो दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशंस भी अलग होंगी। मतलब आपके पास कितनी इक्वेशन आएंगी, 2,
और कोई भी दो चीजों के सेट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है सर? पेयर कहा जाता है। यही वजह है कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्योंकि हर सिचुएशन को, हर समस्या को, हर कहानी को आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, हमें उन दोनों को साथ में लेके चलते हुए अपना जवाब बताना है। तो दोनों जब साथ में जाएंगे मतलब दो का पेयर बनेगा, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर दो की बिना ही काम हो जाता तो चैप्टर का नाम होता केवल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पर क्योंकि यहां पे दो इक्वेशन साथ में काम करेंगी हर समय, इसलिए चैप्टर का नाम ज्यादा सुटेबल है कि आप लिखें कि इट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और यू मे यूज द नॉलेज ऑफ क्लास 9। क्लास 9 की नॉलेज का यूज करना है। मुझे पता है आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए, टू रिप्रेजेंट सच सिचुएशंस एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हाँ ये हम कर सकते हैं। अब यहां देखो, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे इक्वेशन बनेगी। डिनोट द नंबर ऑफ राइड्स दैट अकेला हैड बाय एक्स। ठीक है, तो जो झूले की राइड है, जो जाइंट व्हील की राइड है, उसको आपने एक वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स। ठीक है, और जो दूसरा वाला है कौन? हुपला, वाई। मतलब कोई आपसे पूछे कि कितनी बार हुपला खेला तो वाई बार, कितनी बार जाइंट व्हील पे गई तो एक्स बार। ये हो गया एक्स, सॉरी बार नहीं, तो एक्स और वाई ये क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी हो गई, संख्या हो गई कि कौन सी चीज को कितनी बार किया। अब सवाल के हिसाब से जो सिचुएशन बन रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। तो ये जो आप दो नीचे इक्वेशन देख रहे हैं, ये बेसिकली पिछली वाली पूरी कहानी जो इतने एक पूरे स्लाइड में थी उसका सारांश है, उसका मैथमेटिकल मीनिंग है। जैसे यहां पे देखिए क्या कह रहा है ये कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। अब इक्वेशन बनाने का प्रोसेस समझना जरा। देखो, इंग्लिश से मैथमेटिक्स में जाना है आपको, तो ये भाषा ट्रांसफॉर्म करनी है। तो चांदनी मैया का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी है। तो हम ये प्रे करेंगे कि हमारी इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश सवाल में लिखी है वो हमें समझ में आए और हम उसका फिर मैथमेटिकरण कर पाए। ठीक है, क्या शब्द यूज किया मैंने? मैथमेटिकरण, मैथमेटिकरण। चलिए, तो ये बोल रहा है कि जितने भी हुपला पे चक्कर लगे, हुपला के चक्कर हमने वाई से लिखा है, वाई से डिनोट किया है, इस हाफ, वो क्या है? आधा है। किसके? वो क्या है? इस क्या है? किसके बराबर है? आधे हैं। तो हाफ ऑफ किस चीज का आधा है? तो जितने जाइंट व्हील के चक्कर लगे, तो जाइंट व्हील के चक्कर आप कैसे दिखाते हैं? एक्स के रूप में। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, मतलब जाइंट व्हील पे एक बार बैठने के 3 रुपए, 2 बार बैठने के सर 6 रुपए, 4 बार बैठने के 12 रुपए, 20 बार बैठने के 60 रुपए। क्या किया आपने? जितने बार आप बैठे उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 रुपए एक बार का खर्चा है। तो अगर मैं x बार बैठा और हर बार 3 रुपए दूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? 3x। क्या मैंने यहीं पे खर्चा किया है? नहीं सर, आपने हुपला के भी 4 रुपए दिए हैं, तो ये खर्चा किया हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड, तो मैंने ये खर्चा किया और एंड मैंने हुपला का भी खर्चा किया। तो हुपला के एक बार के 4 रुपए, मैंने वाई बार उस हुपला को अटेम्प्ट किया, उससे खेलने का प्रयास किया, तो 4y, और दोनों को मिला के मेरा 20 रुपए खर्चा हुआ, तो इक्वल टू 20। क्या आपको ये समझ में आया? ये दोनों इक्वेशन कैसे बनी? कोई दिक्कत तो नहीं? तो कैसे आपको इंग्लिश को पढ़ना है, समझना है, देखना है और फिर उसे ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है इन मैथमेटिकल टर्म्स। जितना सिंपल इस प्रोसेस को रखेंगे और जितना आप, मैं ऐसा कहूं कि अपने थोड़ा समय का सही उपयोग करेंगे कि पूरा सवाल पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही जवाब देना है, तो आपको पक्का सही आंसर मिलेगा। अब यहां देखिए, जो इन्होंने बनाई है इक्वेशन वो भी ठीक वैसी है कि y इक्वल टू हाफ ऑफ x, कि y की संख्या मतलब हुपला के ट्राई करने की संख्या जाइंट व्हील की संख्या की आधी है,
ठीक है। जाइंट व्हील की संख्या मतलब जाइंट व्हील पे जितने आपने चक्कर लगाए, जितनी बार उस राइड को आपने एंजॉय किया, ठीक है। और दूसरा पैसों का था तो वो भी हमने बना दिया। इस चैप्टर में आपको यही करना है। इस पूरे चैप्टर में आपने अलग अलग सिचुएशंस की इक्वेशंस को देखना है, समझना है और उसके बाद फिर इक्वेशन बना के जवाब निकाल के सामने वाली की समस्या सुलझानी है। अब जैसे अगर हमसे कोई यहां पे पूछे तो हम अब इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे कि कैसे इस जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं ये दो, इनको सॉल्व किया जाएगा। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे एक है ग्राफिकल मेथड जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर होता है जो हमने अभी लिखा था हमारे हेडिंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आता है एलिमिनेशन मेथड, फिर एक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको केवल दो मेथड पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, ठीक है। बाकी दोनों से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं पिक करके आपको यहां पे समझा दूंगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर। अब देखो जो आपका ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैं इस टेबल पे भी आऊंगा, ठीक है। थोड़ा यहां पे मुझे जगह चाहिए तो मैं इस पे वापस आ गया हूं। देखो ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि आप ये जो इक्वेशंस है इनका ग्राफ बना के पता लगा सकते हैं, इनका ग्राफ बना के पता लगा सकते हैं कि कैसे इनके सॉल्यूशन होंगे। अब सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन बेसिकली एक्स और वाई की या फिर आपके इक्वेशन के वेरिएबल्स की वो वैल्यू होती हैं जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। फिर से सर सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली देखो सॉल्यूशन ऐसा होता है, नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो मान लो अगर कोई बोले कि y इक्वल टू हाफ एक्स है, तो अगर कोई एक ही इक्वेशन आपको दी है, ठीक है, अगर आपको कोई एक ही इक्वेशन आपको दी गई है आपके समक्ष और आप इसमें x और y की अलग अलग वैल्यूज रख रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पे x को रखा अपने 2 तो y हो गया 1, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है? ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और मान लो अब आपके पास आ गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहां पे जब आप x की वैल्यू रखेंगे 0, y की वैल्यू रखेंगे 5, तब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। जब आप एक एक इक्वेशन अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन जब आप दोनों इक्वेशंस को साथ में डील करते हैं, साथ में डील करते हैं, तब जब आप दोनों इक्वेशंस को साथ में डील करते हैं तब x और y की वो वैल्यूज निकालना। ध्यान से सुनना जरा मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप दो इक्वेशंस के साथ एक साथ डील करते हैं, ठीक है, जैसे अगर अकेले अकेले अगर डील करेंगे तब तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, तब तो x और y की हर वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे आप सॉल्यूशन कहेंगे। पर जब आप अब पेयर की बात कर रहे हैं, दो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं और उनके सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं तो आप बेसिकली x और y की वो वैल्यू बताते हैं जो कि इन दोनों इक्वेशंस को साथ में सेटिस्फाई करे। मतलब x और y की वो वैल्यू जो यहां पे भी सही हो और यहां पे भी सही हो, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। उदाहरण के तौर पे अगर आप यहां पे x की वैल्यू रखते हैं 4 और y की वैल्यू रखते हैं 2 तो वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। यहां पे भी आएगा 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4, बिल्कुल सही है ना। और यहां पे अगर आप करेंगे उसको सॉल्व तो 3 4 जा 12, तो यहां पे आपने लिखा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये भी आएगा 20 के बराबर। तो ये जो वैल्यू है 4 एंड 2, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2, ये इस पेयर का सॉल्यूशन है। मतलब इस पेयर को जब आप सॉल्व करेंगे तो x और y की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी वो इस पेयर का सॉल्यूशन कहलाएगी। और अकेले अगर एक इक्वेशन की आप अलग अलग वैल्यूज निकाल रहे हैं तो वो अकेले उस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन में से कोई एक कहलाएगा। तो सर अब सवाल ये है कि क्या हर इक्वेशन, हर पेयर के सॉल्यूशन निकलते हैं?
मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18 और दूसरी है x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये जैसे एक पेयर है, क्या इस पेयर का सॉल्यूशन निकलेगा? ठीक है, क्या इस पेयर का सॉल्यूशन निकलेगा या फिर नहीं, है ना? और अगर निकलेगा तो कितने निकलेंगे? क्या एक ही सॉल्यूशन होता है या दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं? ये हम अब चर्चा करने वाले। अब देखो ये जो सॉल्यूशन होते हैं इसको निकालने के तो मैंने आपको 4 मेथड बताए। कौन कौन से 4 मेथड बताए मैंने? ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम थोड़ी सी चर्चा करने ग्राफिकल की, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, आई नो, ठीक है, बट ये थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है क्योंकि आपको ये आगे हेल्प करेगा। ग्राफिकल मेथड होता है कि जब आप दोनों इक्वेशंस का अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उस ग्राफ को जब आप बनाते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है सेमी कार्टेशियन सिस्टम पे बनेंगे, मतलब सेम ही एक्स और वाई एक्सिस पे बनेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है सर, ये दोनों ही, और इनफैक्ट चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन। और अगर आपने चैप्टर नंबर 2 भली भांति पढ़ा है तो आपको ये अच्छे से पता है कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जहां से ये लीनियर इक्वेशंस आती हैं उसका ग्राफ कैसा होता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन। मतलब इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा और इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हम इनके बारे में क्या बोल सकते हैं? ठीक है सर, बेसिकली ये जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होगा इस पे 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, ठीक है, और जब ये बनेंगी तो इनके बनने के और एक दूसरे के साथ होने के बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है। कैसे कि सर देखो 2 स्ट्रेट लाइन है तो या तो वो एक बार मिल सकती हैं, ठीक है, या फिर वो ऐसी हो सकती हैं कि एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, एकदम एक दूसरे की कट्टर दुश्मनी, या फिर इतनी अच्छी दोस्ती है कि एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। तो उसको हम कैसे कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, कुछ इस प्रकार, ठीक है। यही होगा। अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं तो उनके कितने पॉसिबल तरीके हैं जिससे वो एग्जिस्ट कर सकते हैं? सर अगर 2 स्ट्रेट लाइन है तो उनके पास 3 तरीके हैं, ठीक है। या तो वो एक दूसरे से एक बार मिलेंगी, या फिर वो बिल्कुल नहीं मिलेंगी, या फिर वो एक दूसरे से इतना ज्यादा मिल लेंगी कि एग्जैक्टली सेम ट्रैक पर ही रहेंगी। ये बात क्लियर है। और यही होता है, और यही हमारा यहां पे सबसे बड़ा हिंट है कि जब आप किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो या तो उनका एक सॉल्यूशन निकलता है। जैसा कि हमने जब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास एक सिचुएशन आया, एक सॉल्यूशन आया कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आया। दूसरा, या तो वो 2 इक्वेशंस इतनी अलग अलग हैं कि उनमें से एक भी रास्ता, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, है कि नहीं। उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है जब वो दोनों इतने पक्के मित्र हैं कि जो वैल्यू डालो दोनों के आंसर सेम ही आ रहे हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप कहते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस, ठीक है। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के 3 पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था ग्राफिकल मेथड के द्वारा कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं? 3 पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं। उन्हीं पे हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि ग्राफिकल से आपको नहीं इतना पढ़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो टेबल है ये इस पूरी कहानी का थोड़ा सा सारांश बताता है। क्या सीखना है आपको? यहां पे आपको यह सीखना है कि जब भी आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होंगी, उनका पेयर होगा जो हमें किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित करेगा, तो समस्या के 3 समाधान निकल सकते हैं, ठीक है, या 3 रिजल्ट हो सकते हैं बेसिकली। या तो उसका कोई एक निराकरण निकलेगा, या फिर उसके बहुत सारे निराकरण निकलेंगे, या फिर उस समस्या का कोई हल होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे, सर क्या हर बार
ये जो आपने बताया कि क्या उसका रिजल्ट होगा, ठीक है, वो हमें ड्रॉ करके समझना पड़ेगा नहीं। गणित ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो केवल इक्वेशंस को देख कर ही काफी सारे रिजल्ट्स बता सकता है, ठीक है। तो अगर आप के पास कोई समस्या आती है, कोई सवाल आता है, आप उस सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, उससे इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद ही अगर आपको कोई कहता ना होता ना पिक्चर का ट्रेलर मिल जाए, तो ग्राफिकल मेथड में कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमें पिक्चर का ट्रेलर दे देते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है। तो जो भी जवाब होता है वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट पे, क्योंकि देखो अगर आप पहला एग्जांपल ही देखें तो x और y तो दोनों के पास है, ठीक है। फर्क किसका है? फर्क है उनके कोएफिशिएंट्स का। अगर कोएफिशिएंट्स अलग अलग हैं, कोएफिशिएंट्स एक जैसे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि क्या कहानी बनेगी। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, और अगर आप इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो फिर आपको कहानी काफी अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, कंपैरिजन का नियम बहुत सिंपल है कि जो जिस वेरिएबल के साथ लिखा है उन्हीं का कंपैरिजन होगा। मतलब x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका कंपैरिजन x वाले से होगा, y के कोएफिशिएंट का कंपैरिजन y वाले से होता है, और कांस्टेंट का कांस्टेंट से होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी? दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इनके कुछ नाम भी दिए गए हैं। जैसे जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे कहा जाता है a1 और a2, ठीक है। a1 मतलब पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, a2 मतलब दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में कि इक्वेशन देखा तो यहां से ले लिया a1, इसी के बाद वाले को a2 बोल दिया कि सर पहली इक्वेशन को a बोल देते ना, वो जो a है वो x का साथी है, ठीक है। 1 और 2 बताता है पहली इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन। ऐसे ही b1 b2 मतलब पहली और दूसरी इक्वेशन अलग अलग है, तो b1 मतलब पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, b2 मतलब पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, ठीक है। c1 c2 मतलब कांस्टेंट टर्म्स। अब हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, बेसिकली उनके रेशियो को कंपेयर करते हैं, और बिना ड्रॉ किए, बिना कुछ भी सॉल्व किए पिक्चर का एक ट्रेलर अपने सामने ले आते हैं कि इस सवाल का जवाब कैसा होगा, ठीक है। जैसे अगर जो आपका रेशियो एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, मतलब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, आप क्या कहते हैं कि लाइंस कैसी होंगी? लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, अर्थात उस पूरी समस्या का एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस जहां पे आपकी लाइंस मीट नहीं कर रही है, मतलब बेसिकली रेशियो बराबर नहीं है। अब अगर x और y का रेशियो बराबर हो गया, ठीक है, अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर आप कांस्टेंट को देखते नहीं हो, आप यहीं से बोल देते हो कि भैया बराबर नहीं है x और y, क्योंकि वही मेन आपके पूरे कैरेक्टर हैं पिक्चर में, तो आप वहीं से बता देते हो। पर अगर वो बराबर हो गए तो फिर कहानी डिपेंड करती है C1 और C2 पे। तो जहां पे देखेंगे आप a1 इक्वल टू a2 हो गया, एंड विच इज इक्वल a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया, विच इन टर्न इज गेटिंग इक्वल टू ईदर C1 अपॉन C2 और विच इन टर्न इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। भाई दो ही केस हो सकते हैं, या तो C1 अपॉन C2 मतलब कांस्टेंट के रेशियो के बराबर आ सकता है, या फिर उसके बराबर नहीं आ सकता है। अगर पहला वाला बराबर हो गया है तो, अगर पहला वाला बराबर नहीं है, मतलब x का रेशियो और y का रेशियो बराबर नहीं है, तब तो कहानी वहीं से खत्म हो जाती है, फिर आपको सॉल्व भी करना है। पर अगर बराबर आ गए हैं तब फिर आप क्या चेक करते हैं? तब फिर आप दो अलग अलग केस लेते हैं। पहला केस जहां पे लाइंस कैसी होती हैं? कोइंसाइडिंग। इसमें क्या होता है? इसमें सब कुछ एक दूसरे के बराबर है, x का रेशियो, y का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो बराबर, लाइंस कैसी? कोइंसाइडिंग। इसके जवाब क्या होता है भाई? कैसा होगा इसका उत्तर? तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अर्थात इतने जवाब मिलेंगे कि आप लिखते लिखते थक जाओगे, ठीक है। तीसरा केस जहां पे पहले दोनों का रेशियो बराबर है पर तीसरे वाले के रेशियो के बराबर नहीं है, मतलब दोस्ती होते होते रह गई, तो इस केस में क्या कहते हो आप कि लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल, दोनों में कोई दोस्ती नहीं होगी, कोई सॉल्यूशन
नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की। चलिए, अब यहां पे आपको देखना है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप मेथड देख रहे हैं, तो आपने सिलेबस में आपको नहीं है ग्राफिकल मेथड, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि ग्राफिकल मेथड में बेसिकली होता क्या है। उसमें आप ग्राफ बना के पता लगाते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास पेयर है तो उस पेयर का, उस जो समस्या है, जो पूरा इशू है, जो पूरी कहानी है, उसका रिजल्ट, उसका समाधान क्या होगा। ठीक है, अब आपको मैं अगर फिर से रिवाइज करवाऊं तो देखो, जो भी आपकी समस्या होगी वहां से आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, दोनों इक्वेशंस ही लीनियर होंगी। और आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका लीनियर जो भी पॉलिनोमियल होता है और पॉलिनोमियल से ही इक्वेशन बनती है बेसिकली, तो फिर आपको क्या समझ में आता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। इसका एक और एग्जांपल आपको कक्षा 9वीं में मिलता है, जहां पे आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, और आपका हर बार रिजल्ट वही आता है कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब जब दोनों ही इक्वेशंस की दो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच तीन तरह का मामला हो सकता है। ठीक है, या तो उनके बीच में एक बार इंटरेक्शन होगा, या फिर उनके साथ एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होगा, जिसे आप कहते हैं पैरेलल लाइंस, या फिर इतनी अच्छी मित्रता होगी कि एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, जिसे हम कहते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। इसका मतलब है कि यदि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, अ पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है, तो उनके बीच में या तो ऐसी कहानी होगी कि उनका कोई एक समाधान निकलेगा, जिसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या फिर उनका कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, जिसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन मतलब एक बार टच करेंगे एक दूसरे को, एक बार इंटरसेक्ट करेंगे। नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं और उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो पैरेलल लाइन से क्या निकल के आया, नो सॉल्यूशन। और तीसरा, वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं, अर्थात वो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, कोइंसाइड करते हैं। तीन केस, तीन रिजल्ट्स। ठीक है, ग्राफिकली। और इन तीनों ही केसेस को अगर आपको जज करना है बिना ड्रॉ किए, तो आप दोनों इक्वेशन के वेरिएबल्स को यूज करते हैं, उन वेरिएबल्स के रेशियो के बराबर और बराबर ना होने पे डिपेंड करता है कि कौन सा केस बनेगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाने का प्रयास किया और यहां पे एक बार दोबारा शॉर्ट में समझाया। अब यहां देखो, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, आपने ये डिस्कस किया था पिछले में कि ग्राफिकली अगर आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या होता है, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चर्चा कर पाए हम। द ग्राफिकल मेथड इज नॉट कन्वीनियंट। अब ये कन्वीनियंट क्यों नहीं है, देखो पहली बार तो इसमें साज और सामान बहुत चाहिए, एक पेंसिलवा चाहिए, स्केल चाहिए, रबड़ चाहिए, उसके बाद कोरा कागज चाहिए, फिर बनाओ, फिर पॉइंट डालो, इतने देर में तो भैया बहुत देर हो जाएगी, है कि नहीं। अब आपको अगर कोई छोटी सी कहानी दे रहा हो, जैसे वो जो थी अखिला मैडम की जो कहानी थी, उसके लिए अगर आपको इतना सब साजो सामान लाना पड़े, उसके बाद इतनी सारी डिजाइन करना पड़े, तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त हो जाएगा और हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इतना समय अगर ना हो, अगर ज्यादा समय आपके पास ना हो, तो फिर ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो अगर आपकी वैल्यूज कुछ रैंडम आ रही हैं, ठीक है, मान लो ऐसी कुछ वैल्यूज आ रही है, सर लेकिन ऐसी कुछ वैल्यूज हमारे जवाब में क्यों आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, बिल्कुल आ सकती हैं। क्यों भैया, क्या कोई ऐसी कहानी नहीं हो सकती है जहां पे ये आपका तापमान होगा किसी इलाके का, बिल्कुल आ सकती हैं सर। या फिर आपसे कोई दो फ्रैक्शन ढूंढने को बोल दे जो कि कुछ ऐसी कहानी बता रहे हो कि जवाब आए 4/13 और 1/19, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि लीनियर इक्वेशन का आंसर हमेशा इंटीजर आएगा या नेचुरल नंबर आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। वहां पे इरैशनल, रैशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, होल नंबर सब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज कि इसीलिए ग्राफिकल मेथड को थोड़ा सा कम तवज्जो दी जाती है, क्योंकि उसमें आपका केवल लिमिटेड ही स्कोप है। मतलब आप
कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे पिछले सवाल में वो था झूले की राइड, तो कितनी संख्या है, तो वहां पे क्योंकि आपका आंसर काउंटिंग नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में आ रहा था, तो फिर भी ग्राफ पॉसिबल था। पर यहां पे अगर सपोज कोई इक्वेशंस में ऐसे आंसर आ रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप क्या कहेंगे, ऐसे केसेस में कुछ अलग मेथड की जरूरत है। ठीक है, वही ये बोल रहा है, क्या यहां पे कोई अल्टरनेटिव मेथड है? बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। मैंने आपको 3 के नाम बताए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसमें से हम अभी डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला वाला, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये मेथड आपको आता होगा। आता क्या होगा? आता है, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये हमने सब ने गणित में बहुत सालों से किया हुआ है, बस अब खाली उसको एक फॉर्मल नाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जांपल लेके। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है फुटबॉल में। अगर आप फुटबॉल नहीं देखते हैं और अगर आप देखते हैं, दोनों ही केस में मैं आपको समझा देता हूं सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है फुटबॉल में। तो मान लो फुटबॉल का गेम चल रहा है, ठीक है, हमने 2 टीम बनाई, मैग्नेट ब्रेन्स 11 और दूसरी है मैग्नेट ब्रेन्स 12, मतलब 2 टीम्स के नाम है 11 और 12। ठीक है, चलो दोनों में 11 ही खिलाड़ी खेल रहे हैं, 12 वाली में 12 खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, ऐसा मत बोलना। अब ठीक है, जो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम है 11 वाली, जिसमें हम सारे टीचर्स हैं मान लो, और ऐसा होता है कि खेलते खेलते किसी एक टीचर को पैर में चोट लग जाती है। अब चोट लग गई है तो व्यक्ति खेल नहीं सकता, तो व्यक्ति को कहां जाना पड़ेगा? बाहर। ठीक है, अब अगर व्यक्ति बाहर जाएगा, उसको चोट लगी है, तो उसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी आएगा। तो मान लो हमारे एक प्लेयर का नाम था अनिकेत, ठीक है, इनको लग गई है पैर में चोट, तो इसकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसकी जगह इसको, अनिकेत को बोला गया कि भैया बाहर चले जाओ, आपको चोट लग गई है, और आपकी जगह हम दीपेश को खिला रहे हैं। किसको खिला रहे हैं? दीपेश को। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है दीपेश, तो ये दीपेश आ गया अनिकेत की जगह। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक को आपने बाहर भेज दिया और दूसरे को ले आए उसकी जगह पर। ये फुटबॉल में आप बहुत देखते हैं, आजकल तो क्रिकेट में भी आ गया है ना, कॉन्कशन टेस्ट होता है अगर सर पे बॉल लग जाती है तो। बाकी स्पोर्ट्स में भी होता है, आई थिंक सो, जहां पे टीम स्पोर्ट्स है वहां तो होता ही होगा। ठीक है, तो एक प्लेयर को बाहर भेजकर उसकी जगह दूसरे को ले आना, स्पोर्ट्स में इसे कहते हैं आप सब्स्टिट्यूशन। बस यही गणित में होता है, जहां पे आपके पास जो 2 वेरिएबल होते हैं x और y, इसमें से आप एक को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब अगर मैं अनिकेत और दीपेश की जगह किसी दूसरे को ले आऊं, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां पे अनिकेत और दीपेश ये दोनों भाई मनुष्य हैं, इनकी जगह मैं किसी और को ले आऊं। किसको ले आऊं? मान लो मैं कोई पंछी को ले आऊं, मतलब मैं पैरेट को ले आऊं, तो चलेगा क्या? क्या ये पैरेट फुटबॉल खेल सकता है? नहीं सर। सब्स्टिट्यूशन वही होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, और एक ही टीम से खेल रहे हैं। अब पैरेट और अनिकेत की दोस्ती तो नहीं है भैया, पैरेट तो हवा में उड़ता है, अनिकेत हमारा अनिकेत भी हवा में ही उड़ता है, पर लेकिन ये अलग पंछी है, ये मनुष्य है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भैया जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो लाइक फॉर लाइक होता है, मतलब जिनके बीच में कनेक्शन है उन्हीं के बीच में सब्स्टिट्यूशन होगा। ये आपको समझ में आ गया? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, यहां पे हम बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को, जो हमारा पेयर होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जो पेयर होता है उन दोनों में से, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो समस्या ज्यादा होती है, तो एक को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। और किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रैंडमली तो कर नहीं सकते, तो बेसिकली दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में डालते हैं। तो इनमें से मान लो, अगर मैं यहां पे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 7x - 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है, और दूसरा है x + 2y इज इक्वल टू 3। तो यहां पे मैं एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में रख दूंगा, ठीक है, जैसा कि मैंने वहां पे किया।
अनिकेत को निकाला और दीपेश को भेज दिया। सेम वैसे यहां पे करेंगे कि मैं x को निकालूंगा, जैसे यहां पे मैंने दूसरी इक्वेशन से निकाल दिया x की वैल्यू और इसे पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ में आया आपको अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। कहानी का सार क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम दोनों में से एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं कि भैया आप बता दो वैल्यू क्या है और उसे दूसरे में रख देते हैं। सर इससे फायदा क्या होता है, मतलब इतनी मेहनत करने से होता क्या है? देखो यहां पे इतनी मेहनत करने से होता यह है कि जो दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, उसमें पहले जहां दो अननोन क्वांटिटी थी, कौन कौन सी, एक x दूसरी y, वहां पे अब दो की जगह एक ही आ जाती है, 3 - 2y, ठीक है, 3 - 2y। मैं यहां पे ब्रैकेट लगा देता हूं, आपने x की जगह पे लिख दिया है और आगे कंटिन्यू करता हूं कि भैया कितना, -15y = 2। पहले कितनी वैल्यूज थी अननोन, दो, कौन कौन सी, x और y। जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। आसान हो गया ना काम। अब आपको भी पता है कि दो वेरिएबल को सॉल्व करना आसान होता है, एक वेरिएबल को सॉल्व करना मुश्किल होता है कि नहीं? क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं सर। तो यहां पे इक्वेशन थी 7x - 15y = 2, दूसरी इक्वेशन थी x + 2y = 3। हमने यहां पे वैल्यू निकाल ली है, बस इसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। जैसे यहां पे आप देखेंगे 7 × 21 - 14y, ठीक है, फिर उसके बाद एक और है माइनस, तो -15y = 2। अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस कितना हो जाएगा यहां पे, सर ये हो जाएगा 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 29y = 2। तो ये हो जाएगा 21 - 2 = 29y। अब 21 - 2 करोगे तो 19 = 29y। y की वैल्यू आएगी 19/29। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं और समझते हैं। अब 19/29 आएगी आपके y की वैल्यू। मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसी भयंकर वैल्यू देते क्यों हो? मैंने नहीं दी है जनाब, ये सवाल जो है आपकी इस किताब में से आया, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो मेरा काम खाली समझाना होता है, बाकी ये जो एग्जाम्पल हैं ये तो यही हैं जो हैं जो बनाते हैं। तो चलिए y की वैल्यू आई 19/29। तो अब हम x की वैल्यू भी निकालेंगे, तो x वुड बी 3 - 2 × 19/29। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा यहाँ पे 3 × 29 - 2 × 19 एंड होल डिवाइड बाय 29, जिससे आपको x की वैल्यू मिलेगी फाइनल आपकी। ठीक है, तो चलिए ये था एक अटेम्प्ट आपको समझाने का कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है। अगर मैं आपको दोबारा कहानी समझाऊं तो कहानी बहुत सिंपल है। आपको बेसिकली करना क्या है, तो आपको बेसिकली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन का उपयोग, जहां पे एक की जगह पे दूसरा आ जाता है। ठीक है, अब अगर एक की जगह दूसरा आएगा तो जिसको आप लाओगे वो वैसा ही होना चाहिए जैसा पहला था। अर्थात जैसे मान लो अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो मैं फुटबॉल प्लेयर को बाहर भेज के क्रिकेट प्लेयर को अंदर तो नहीं भेज सकता। क्रिकेट प्लेयर अंदर जाके क्या करेगा, बैठे रह जाएगा। इसीलिए जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो किसी को भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर देते, आप क्या करते हैं, दोनों में से एक इक्वेशन से रिलेवेंट वैल्यू उठाते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस कनेक्टेड हैं, सेम ही सिचुएशन के बारे में हैं। तो एक से वैल्यू उठाते हैं, दूसरे में पहुंचाते हैं, उससे यह होता है कि आपकी जो इक्वेशन होती है वह दो की जगह एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है
और फिर उसको आप सॉल्व करके उस वेरिएबल का जवाब निकाल लेते हैं। अब जब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पे हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, थोड़ा देखें। और अब यहां देखिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आपका जो 3.1 एक्सरसाइज है उसका सवाल यहां पे दे दिया गया है, आपको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। 3.1 हमने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि वैसे वो सिलेबस के बाहर है। ठीक है, चलिए पर लेकिन यहां पे हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहां समझना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर में जहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है उसे समझें अच्छे से। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो यहां पे वार्तालाप हो रहा है किसके बीच? आफ्ताब और उनकी डॉटर के बीच में। ठीक है, 7 ईयर अगो मतलब 7 साल पहले, तो आप ये चीज लिख लेते हैं 7 ईयर्स अगो मतलब 7 साल पहले। ठीक है, क्या हुआ था? आई वॉज, मैं 7 टाइम्स मतलब 7 गुना 7 टाइम्स था एज ओल्ड एज यू वर देन। तुम्हारी किसकी? डॉटर की तब की उम्र का 7 गुना था तब। कौन? आफ्ताब। ठीक है, क्योंकि ये पूरी चर्चा 7 साल पहले की हो रही है। और उसके बाद क्या हुआ? ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो देखो ये 2 केस बन गए, एक केस 7 ईयर्स अगो वाला और दूसरा केस आपका बनेगा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वाला, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो मैं ये दोनों केस अलग अलग दिखा के यहां पे समझने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, क्या बोल रहा है अब आपसे? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी, मैं हो जाऊंगा क्या? 3 गुना किसका? एज ओल्ड एज यू विल बी, 3 साल के बाद मैं जितना होऊंगा, मैं एक्चुअली तुम्हारा किसका? डॉटर की तब की उम्र का 3 गुना होऊंगा। ठीक है, आपको बताना है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आपको इसको सॉल्व करना है, निकालना है। बेसिकली आपको क्या? आपको निकालनी है इनकी प्रेजेंट एज। क्या निकालना है आपको? इनकी प्रेजेंट एज की अभी ये कितने साल के हैं। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी है ये आपको पता करनी है, तभी तो ये पूरी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट एज निकालनी है किसकी? 2 की। कौन? एक आफ्ताब और दूसरी उनकी बेटी। तो हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें ये कि आफ्ताब की एज और उनकी बेटी की एज। तो आफ्ताब की एज हमने मान ली x और बेटी की एज मान ली, डॉटर की एज मान ली y। डॉटर एज हो गई y। ठीक है, क्योंकि यही हमें पता करनी है तो इन्हीं को हमने अननोन क्वांटिटी मान लिया। अब अगर मैं 7 साल पुरानी कहानी पे आऊं, ठीक है, तो 7 साल पहले, अब अगर आप आज कितने 14 या 15 साल के हैं मान लीजिए, तो आप 7 साल पहले कितने साल के थे? सर 7 साल पहले कितने साल का था ये निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आज मान लो 22, 23, 24 जितने भी साल का हूं, ठीक है, मैं 7 साल पहले कितने साल का होऊंगा? तो सर आपको उम्र कम करनी है तो माइनस करनी पड़ेगी। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आफ्ताब की उम्र होगी x-7 और डॉटर की एज होगी y-7। 7 साल पुरानी एज है ये। और 7 साल पहले इनकी उम्र में क्या कनेक्शन था वो हमें सवाल में दिया है। क्या सवाल में दिया है? कि I was 7 times, 7 गुना था। 7 गुना किसका था? एज ओल्ड एज यू वर देन। तो बेटी की उम्र 7 साल पहले जितनी भी थी उसका 7 गुना, उसका 7 गुना कौन था? आफ्ताब था। तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या कहा आपने? हमने कहा कि उस समय जो बेटी की एज थी उसके 7 गुना था आफ्ताब की एज। तो 7 गुना मतलब 7 टाइम्स, के बराबर थी आफ्ताब की एज, के बराबर थी आफ्ताब की एज। पहला स्टेटमेंट हमने यहां पे सक्सेसफुली अंग्रेजी से मतलब चांदनी मीडियम से राहुल मीडियम तुम ले आए हम। ठीक है, चांदनी मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम, राहुल मीडियम मतलब मैथ्स मीडियम। ठीक है, तो चांदनी मीडियम जो था यहाँ पे या फिर स्वाति मीडियम जो भी आप कहें, दोनों इंग्लिश के ही महान देवियां हैं।
तो उनके मीडियम से हम अपने मीडियम पे आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब 3 साल इसके बाद, ठीक है, तो 3 साल इसके बाद मतलब यहां पे हो जाएगा x+3, क्योंकि 3 साल भैया उम्र तो बढ़ेगी ना आफ्ताब की, क्योंकि देखो या तो वो कुछ स्पेशल लेडीज होती है जिनकी उम्र बढ़ती नहीं है, ठीक है, वो तो यहाँ पे केस बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि आफ्ताब के बारे में ऐसा कुछ स्पेशल जो क्वालिटी है, स्किल है, उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो हम यही कहेंगे कि भैया वो 3 साल बाद उसकी उम्र बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कुछ महिलाओं की नहीं बढ़ती उम्र, ये है नेचुरली, भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया कुछ महिलाओं को जिनकी उम्र नहीं बढ़ती है। चलो तो आ जाते हैं हम वापस पढ़ाई पे, बाकी उम्र की चर्चा बाद में करेंगे। तो x+3 जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगी आफ्ताब की उम्र 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल बाद वो 3 साल बड़ा हो जाएगा। अगर आप आज 15 साल के हैं तो 3 साल बाद आप 18 के हो जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि आपका हर साल बर्थडे आएगा तो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। ऐसे ही बिटिया की एज जो है आफ्ताब की वो भी हो जाएगी y+3, और इनकी 3 साल बाद की एज के बारे में क्या दिया है कि तब 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। तो जो बिटिया की एज होगी उसका 3 टाइम्स, उसके 3 टाइम्स के बराबर होगा आफ्ताब तब। तो क्या आपको यह समझ में आया? क्या ये दोनों इक्वेशंस आपको समझ में आई? कैसे हमने उनकी उम्र को यूज किया और यहां पे इक्वेशन बनाई। एक बार दोबारा अगर हम कहानी को समझें तो देखो, सवाल आपसे बोल रहा था कि यहां जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी मदद से पता लगाओ कि आफ्ताब और उनकी बिटिया की प्रेजेंट एज मतलब आज की उम्र कितनी है। ठीक है, तो हमने उनकी आज की उम्र को x मान लिया। अब देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर जब यहां पे पास्ट की बात की है, फ्यूचर की बात की है, तो हम आज की एज क्यों मान रहे हैं? अगर हम पास्ट की एज मान के आज की एज और फ्यूचर की एज निकालें तो देखो वहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपको एक तरफ नहीं जाना, मतलब जैसे कि पीछे से ही आगे जाना है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। अगर आप प्रेजेंट एज पे काम कर रहे हैं तो आपको एक कदम पीछे की ओर जाना है, एक कदम आगे की ओर जाना है, बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। और जब आप सॉल्व करेंगे तो एक माइनस है एक प्लस है, तो सॉल्व करने में भी आसानी होती है। कहानी बहुत सिंपल थी, आपको प्रेजेंट एज निकालनी थी, तो जो निकालना था हमने उसको अननोन क्वांटिटी मानते हुए एक्स और वाई का नाम दे दिया। अब कहानी ये थी कि आफ्ताब ने कहा अपनी बिटिया से कि 7 साल पहले, तो अगर वो आज से 7 साल पुरानी बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। 7 साल उनकी जो उम्र बढ़ गई है उसे कम करना पड़ेगा। तो 7 साल पुरानी बात करने के लिए दोनों की उम्र में -7 किया गया सबसे पहले। उसके बाद तब के जमाने में 7 साल पहले क्या कंडीशन थी? कंडीशन ये थी कि आफ्ताब की उम्र अपनी बिटिया की उम्र की 7 गुना था। तो जो बिटिया की उम्र थी उसका 7 गुना, उसका 7 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 7 जो वैल्यू आएगी वो थी आफ्ताब की उम्र। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बिटिया की उम्र थी 3 साल तो आफ्ताब की उम्र 7 गुना माने 21। अगर बिटिया की उम्र थी 4 साल, आफ्ताब की उम्र 7 चौके 28। तो जो भी उम्र थी वो 7 गुना थी, तो आपने 7 टाइम्स करके आफ्ताब की उम्र के बराबर कर दिया। दूसरी कहानी बताई गई कि आज से 3 साल बाद, तो आफ्ताब की संडे की छुट्टी होगी, टाइम पास कर रहा होगा अपनी बिटिया के साथ, तो उन्होंने एक और गेम खेल दिया कि आज से 3 साल बाद हम दोनों 3-3 साल बड़े हो जाएंगे। हम दोनों मतलब मैं और आफ्ताब नहीं, मैं आप सब, आफ्ताब भी उसकी बिटिया भी, तो दोनों की उम्र में 3 साल आपने जोड़ दिया। ठीक है, और 3 साल बाद जोड़ने के बाद क्या कहानी हो रही है? 3 साल बाद कि जो बिटिया की उम्र है उसका 3 गुना है आफ्ताब की एज। ठीक है, समझ आ रहा है विनोद कि नहीं आ रहा है? या देख रहे हो विनोद कि नहीं देख रहे हो? जो भी आप कहें, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके अपना जवाब बताएंगे। ठीक है, हमारी इक्वेशंस क्या क्या थी? तो देखो एक इक्वेशन थी कि x-7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y-7। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो x-7 इक्वल्स टू 7y-49। तो x वुड बी इक्वल टू 7y-49 प्लस 7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x वुड बी इक्वल टू 7y-42। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, थोड़ी सी सिंप्लीफाई होके। दूसरी इक्वेशन थी कि x+3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y+3।
तो देखो सवाल को समझना, इक्वेशन बनाना हमने पहले ही कर लिया है, अब तो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग वाले पार्ट पे आ गए। तो x प्लस 3 वुड बी इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 6। अब देखो यहां पे भी x की वैल्यू प्राप्त है, वहां पे भी x की वैल्यू प्राप्त है, तो आपने यहां से x की वैल्यू उठानी है और वहां पे रख देना है। तो ये एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह पे रख देना इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही हम करने वाले हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, हमने उठाई x की वैल्यू 3y प्लस 3 और यहां पे जहां x दिख रहा था उसकी जगह पे लिख दी कि 3y प्लस 6, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 7y माइनस 42 के। अब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके आप y को ले आए हैं, तो पूरी टीम सारी वेरिएबल्स एक जैसी ही हैं, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। अलग अलग वेरिएबल होते तो उनके बीच में कुछ नहीं हो पाता, इसीलिए हमने एक को हटा के दूसरे को ले आए। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो 6 प्लस 42 हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस 42 को साइड चेंज करके यहां लाएंगे, 7y माइनस 3y, ठीक है। अगर आप यहां पे देखें तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू कितना, 12। तो y की वैल्यू आई 12, मतलब जो आफताब की बिटिया हैं उनकी प्रेजेंट एज है 12 इयर्स, और उनके जो पिताजी हैं आफताब, उनकी उम्र हमें निकालनी है। तो वहां से जो y की वैल्यू आपको मिली है आप यहां रखोगे 12। रुकिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लें ताकि वैसे ही लिखे। चलो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 12। मैंने क्या किया, मैंने y की जगह लिख दिया 12, क्योंकि y की वैल्यू आ रही थी 12, ठीक है, प्लस 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 3 जा 36 और 6 हो जाएगा 42, 42। तो मतलब आफताब की प्रेजेंट एज है 42 साल, 42 इयर्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 42। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 7 साल पहले वाली कहानी अगर मैं चेक करूं तो डॉटर की एज 7 साल पहले होगी 12 माइनस 7 दैट इज 5, और पिताजी की एज, फादर की एज, या फिर मैं ए लिख देता हूं आफताब की एज, जैसे आप लिखना चाहें ताकि हम वेरीफाई कर सकें एटलीस्ट एक रिजल्ट। तो आफताब की एज होती 42 माइनस 7 दैट इज 35। देखो 7 गुना है क्या, बिल्कुल सर, 5 इंटू 7 करेंगे 35 मिलेगा, मतलब कहानी सही समझी और सॉल्व की हमने। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बताएं, वरना तो आगे बढ़ेंगे हम अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। मैं समझ में आया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, थोड़ा समझ में आया, एग्जाम्पल समझ में आया ये वाला, और जो हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया कि फुटबॉल में अनिकेत और दीपेश को हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर हो गई है, अब हम मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब नया एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने कि लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3। 3.3 सेक्शन में जो एग्जाम्पल 2 था वहां पे उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, जब आप एक वेरिएबल को लेकर, मतलब एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को अलग करते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यह इंश्योर करना पड़ता है कि हम इन दोनों का ही यूज करें, इसके अलावा बाहर से कुछ ले आएंगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, है कि नहीं। ये आपको समझ में आ गया। चलिए कहानी आपसे क्या कह रही है कि मान लो यहां पे दिया है कि द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9, ठीक है, और 4 पेंसिल और 6 इरेजर की दाम है 18 रुपए। बहुत बढ़िया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। हर एक पेंसिल और हर एक इरेजर की आपको कॉस्ट बतानी है। अब यहां पे आपको क्या बताना है, सबसे पहले वो देखो, हाईलाइट करो, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। चलिए तो जो दो चीजें हमें बतानी है उन्हीं को हम मान लेते हैं x और y। तो हमने मान लिया कि कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल आपने मान ली x, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर आपने मान लिया y।
अगर आपको याद हो जो हमने पहला कहानी जो देखी थी अखिला वाली, उसमें हमने किसको, उसमें हमने जो संख्या थी, क्वांटिटी थी, उसको एक्स और वाई माना था और कॉस्ट दी गई थी। यहां पे उल्टा मामला, यहां पे आपको कॉस्ट निकालनी है, क्वांटिटी दी गई है, पर कहानी वही चलती है जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। अब यहां देखो, पहले केस में क्या किया उन्होंने, 2 पेंसिल ली। अब अगर एक पेंसिल है x रुपए की, 2 पेंसिल कितने की हो जाएंगी सर, x प्लस एक्स लिख दो या फिर 2x लिख दो, 2 टाइम्स कर दो। तो अगर एक पेंसिल है 5 रुपए की, 2 पेंसिल 10 रुपए की, कैसे किया आपने, 5 2 10, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद 3 इरेजर, तो 3y, और मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि एंड है, एंड का मतलब आप दोनों ले रहे हो, तो आप प्लस करोगे, इसका पैसा उसमें जुड़ जाएगा दूसरे वाले का पैसा, और जोड़ने के बाद आप 9 रुपए का खर्चा कर रहे हैं। कितने रुपए का खर्चा कर रहे हैं आप, 9 रुपए का। ठीक है, तो आपकी एक इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। दूसरी पार्ट है कहानी का जो कह रहा है आपसे कि आपने यहां पे 4 पेंसिल ली है और 6 इरेजर लिए हैं। अब यहां देखो, 4 पेंसिल मतलब 4x और 6 इरेजर मतलब प्लस कर दोगे आप 6y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 18। यही है ना, 4 पेंसिल मतलब 4x और 6 इरेजर मतलब 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको याद हो, हमने वो टेबल बनाया था, टेबल देखा था, जहां पे हमने जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट थे उसको जज करके ये अंदाजा लगाना कि इस सवाल में क्या होगा, ये जो पूरी कहानी है इसका रिजल्ट क्या होगा, वो देखा था। ठीक है, तो मैं वहां पे अभी यहां पे वो करने वाला हूं, और वो इसीलिए क्योंकि मुझे सवाल का जवाब निकालने से पहले पता तो होना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, किस गली में जा रहा हूं। ठीक है, हम समाधान तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर पहले से एक होगा ना, अंदेशा मिल जाएगा कि ये होने वाला है, तो आप प्रिपेयर रहते हो मेंटली। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको चाहिए a1 जो कि हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा यहां पे 3 और b2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो आपने यहां पे 2 पेंसिल 3 इरेजर 9 रुपए और 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपए। उसके बाद फिर यहां पे लिखा आपने C1 और C2 कितना हो जाएगा 9 और 18। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे C1 C2 -9 और -18 है, वैसा भी लिख सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये दोनों फिलहाल इस तरफ हैं, अगर इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और जब भी आप ABC की वैल्यू निकालते हैं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। अच्छा, एक बात चेक करो, A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है रेशियो, तो सर रेशियो आ रहा है कैंसिल करने के बाद 1/2, 3/6 मतलब 1/2 एंड 9/18 मतलब 1/2। रेशियो बराबर आ रहा है। ठीक है, और जब भी रेशियो बराबर आता है आप कहते हैं कि यहां पे कॉन्साइडिंग, कौन सी होती हैं, कॉन्साइडिंग लाइंस बनती हैं, अर्थात x और y की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, आप वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पे हमें ये अंदाजा मिल गया, तो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर क्या होगी ये शायद हम नहीं बता पाए, क्योंकि आप जो भी कॉस्ट लोगे, ठीक है, आपका जवाब शायद एक जैसा ही आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, पर कॉन्साइडिंग लाइन का मतलब है आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, कोई एक निश्चित जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये हमने यहां से कैसे उठाया, तो हमने अभी पूरी इक्वेशन सॉल्व भी नहीं की है, पर हम ये कह पा रहे हैं कि यहां पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब उसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं, शायद हमारी बात सही हो जाए। चलिए, अब यहां पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करेंगे तो एक जगह से वैल्यू उठानी है और दूसरी जगह पे रखनी है। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 9 माइनस 3y अपॉन 2, 9 माइनस 3y अपॉन 2। चलिए, अब जो x की वैल्यू यहां मिली है उसे आप कहां रखेंगे, दूसरी इक्वेशन में, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना।
तो आपने जैसे ही किया 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। ये आपने x की जगह पे काम करते हैं, यहां पे जो x था देखो रेड से लिखा हुआ है, तो मैं उसको रेड से ही लिखता हूं और बाकी पूरा ब्लैक से लिख देता हूं, ऐसा कर लेता हूं, है ना। तो वहां पे जो x था हमारा, तो यहां पे आपने लिखा 4 इंटू, बस x की जगह ये आ जाएगा, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। तो सेम रंग से लिखने का मेरा यही तात्पर्य है कि केवल x की जगह वो आ रहा है, बाकी पूरा वही है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, हमने केवल x को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्या कहते हैं हम गणित में इसे गणित में कहा जाता है सब्स्टिट्यूट करना x को। तो 9 माइनस 3y अपॉन 2, 4 1 जा 4, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, 9 दूनी हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 2 3 जा माइनस 6y प्लस 6y, ये तो कैंसल हो गया, 18 18 के बराबर। तो हम ना x की वैल्यू निकाल पाए ना y की वैल्यू निकाल पाए। बेसिकली आप अगर x और y की कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। बहुत सारे वैल्यूज ऐसे निकलेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हम ऐसे देखें, जैसे मान लो आपने यहां पे रखा x की वैल्यू रखी आपने यहाँ पे 0 और y की वैल्यू रखी आपने 3, ठीक है, आपकी इक्वेशन सॉल्व। वही आप नीचे रख देंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 3 18, ठीक है। अगर आप ऐसे देखना चाहें और, तो आपने y की वैल्यू रखी 1 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, तो y की वैल्यू रखी आपने 1 तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 एक जवाब ये हो गया, ठीक है। तो आपने रखा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे भी अगर आप रखेंगे y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी, तो ये सॉल्व करेंगे, 18 में से 6 जाएगा 12, तो x की वैल्यू आएगी 3, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो x की वैल्यू कितनी, 3 1 हो गया, 0 3 हो गया। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज नेगेटिव में भी जा सकती हैं, माइनस साइन की तरफ, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इतनी ही वैल्यूज लेनी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी वैल्यूज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिल्कुल आपको आजादी है, कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ये हो सकती है कि x की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, और वो तो मैंने बता दिया x की वैल्यू 3, -3 रख दोगे अगर आप x की वैल्यू, ठीक है, -3 रखोगे तो ये हो जाएगा -6 वहां जाएगा तो हो जाएगा +6, तो हो जाएगा 15, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15/6 मतलब 3, तो माइनस लेकिन ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ओनली वैल्यू विच इज पॉसिबल देन वुड बी, अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आएगी x की वैल्यू 1, तो हो जाएगा यहां पे x की वैल्यू हमने बताई थी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 1 ही 2, हाँ 1, ठीक है। वैसे 0 और 3 भी हो सकती है, पर कोई इंसान बोलेगा कि भैया पेंसिल की कॉस्ट 0 रुपए कैसे हो गई, ठीक है। तो ये जो 3 1 हमने निकाला, ये तो हमने मेंटली यूज करके अपने इक्वेशंस में अलग अलग वैल्यूज पुट करके निकाला, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी, इसलिए दोनों इक्वेशंस के मदद से नहीं हो पा रहा था। अगर एक वैल्यू होती तो तुरंत निकल जाता, पर बहुत सारी थी तो वो बता नहीं पाए कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पे सूट करेगी, है ना बेसिकली। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, हमारे ना यहाँ पे एक वीडियोग्राफर है दीपेश भैया, ठीक है, उनसे अगर पूछो कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है, तो वो बता नहीं पाते हैं। क्यों? वो बोलते सर मेरे को सारी हीरोइन अच्छी लगती हैं। तो ऐसे अगर सवाल पूछोगे और ऐसे अगर कुछ सिचुएशन आ जाएगी कि जहां पे आपको आपके सारे फेवरेट में से कोई एक चूज करना पड़े, तो आप नहीं कर पाओगे। देखो अभी भी शर्मा रहे, ठीक है, उन्होंने मुंडी नीचे कर ली। चलो आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब यहां देखो, लेट अस कंसीडर एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 3.2, ठीक है। यहां पे आपको बोल रहा है विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपको रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली, तो वो तो हमें करना नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि क्या इंटरसेक्ट होंगी या फिर नहीं होंगी, ठीक है। विल दे क्रॉस ईच अदर और नॉट। अगर सॉल्व हो गई, आंसर आ गया, मतलब क्रॉस करेंगी। सॉल्व नहीं हुई, आंसर नहीं आया, मतलब क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y। अब यहां तो डायरेक्टली इक्वेशन दी हुई है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा है 2x प्लस 4y, ठीक है, माइनस 12 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कैसे करोगे सर? हम सॉल्व करने जाएंगे इसको
तो ये x वाला हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x वुड बी इक्वल टू 4 माइनस 2y। ये क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे आपने लिखा 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट 4 माइनस 2y, और यहां पे आ गया माइनस 12। ठीक है, अब यहां पे 4 टू जा हो जाएगा 8, और उसके बाद माइनस 4y। ठीक है, माइनस 12 नहीं, साथ में प्लस 4y ना यहाँ पे। वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है दया। तो गड़बड़ ये थी कि हम 4y वाला पार्ट लिखना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये 4 टू जा 8, 8 माइनस 4 2 टू जा 4y। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे माइनस 4y प्लस 4y कैंसल, उड़ गए, मतलब कुछ बचा ही नहीं। तो 8 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस 4 आएगा, वो भी 0 के बराबर, जो कि होता नहीं है। ठीक है, तो जब आपका वेरिएबल गायब ही हो गया तो आप क्या कहोगे कि भैया इन दोनों इक्वेशन के तो समाधान निकल ही नहीं सकते, क्योंकि इक्वेशन से वेरिएबल तो गायब ही हो गया। और जब वेरिएबल गायब हो जाएगा, वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कहोगे कि इन इक्वेशंस में कुछ त्रुटि है और ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ये कभी कनेक्ट ही नहीं होंगे। ठीक है, और अगर इसको आपको चेक करना तो देखो, आप चेक किससे करते हो, कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट से चेक कर लो। तो जब आप कोएफिशिएंट से चेक करोगे तो a1 की वैल्यू आएगी, x की जगह पे वेरिएबल कितना है, x है, तो कोएफिशिएंट 1। a2 मतलब आपका कोएफिशिएंट है 2। ठीक है, b1 मतलब कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, और b2 मतलब कोएफिशिएंट है आपका यहाँ पे देखो 4। c1 कोएफिशिएंट है -4, c2 कोएफिशिएंट है -12। अब आप रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो 1/2, इसका भी रेशियो 1/2, पर इसका रेशियो आ रहा है 1/3। तो ये दोनों रेशियो बराबर, पर ये बराबर नहीं है। ये किसका केस बनता है, ये बनता है पैरेलल लाइंस का केस, मतलब दोनों लाइंस नहीं जुड़ेंगी। तो जब भी एग्जाम में आपका आंसर नहीं आ रहा है, एक बार रेशियो चेक करके जरूर देख लें कि क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं है। हो सकता है कभी कभी इक्वेशन सॉल्व करते हमसे कुछ गलती हो गई हो। ठीक है, तो उस गलती को चेक करने का एक जरिया है कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकाल के मैच कर लेना। अगर तीनों मिल गए, या फिर पहले दोनों मिल गए और तीसरा नहीं मिला, और हमारे इक्वेशन का भी आंसर नहीं आ रहा है, तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। ये सवाल हमने कर दिया कि दोनों लाइंस मीट नहीं करेंगी। वैसे एक्चुअल सवाल जो था, जहां पे ये एग्जांपल 3 था, वहां पे आपको ड्रॉ करके बताना था। हमने सॉल्व करके बताया कि सॉल्व करके, क्योंकि हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रश्न नहीं सॉल्व हो पाएगा, रेलवेज क्रॉस नहीं करेंगी। और रेलवेज रिप्रेजेंट कैसे हुई थी, इक्वेशन के रूप में। ठीक है, चलिए यहां पे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं समाप्त, और हमने चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था और कुछ जो सवाल थे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वो हमने सॉल्व कर लिए। लेकिन आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। तो 2 मिनट का मैं आपका समय लूंगा, लेकिन इसको बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले समय के लिए। जो हमारी वेबसाइट है वो आपके लिए एकदम बढ़िया से तैयार है, रेडी है, बल्कि अब तो काफी लोग इसे यूज भी कर रहे हैं। और क्यों यूज कर रहे हैं, इसके पीछे का मतलब क्या है। देखो, हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे सारे वीडियोस आते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल आपके मन में बिल्कुल आया होगा, मेरे मन में भी आया था, तो मैंने पूछा भी। तो उनका जवाब बहुत सिंपल था कि ये वेबसाइट को एक तो चलाना आसान है, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे चीजों को ढूंढना आसान है। ठीक है, तो इन 2 वजहों से आपका समय बचेगा और आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं देखनी पड़ेगी ज्यादा, आपको ज्यादा क्या नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना खोजना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इसको बिल्कुल यूज करें। जैसे यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए magnetbrains.com, आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। वहां पे फ्रंट पेज पे आपको देखेंगे तो सारा कंटेंट हमने अलग अलग उसमें बांट दिया है, कैटेगरीज में। आपके काम की या फिर आपके उपयोग की जो भी कैटेगरी है उसके टैब पे क्लिक कीजिए। फिर क्लास 10th का यहाँ पे देखिए आ रहा है हेडिंग, क्लास 10th पे टिक कीजिए। क्लास 10th के सारे टीचर्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। आपको यहाँ विभूति मैया मिल जाएंगी, आपको यहाँ हिंदी के टीचर्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ संस्कृत के टीचर्स मिल जाएंगे, मैथ्स के जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है, ठीक है, जैसे मैथ्स के अभिषेक सर ने, गौरव सर ने पढ़ाया है, सलोनी मैम ने पढ़ाया है, सारा कंटेंट
आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको कुछ भी कहीं भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी टीचर के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको हर एक चैप्टर के लेक्चर्स, उसमें क्या टीचर ने पढ़ाया है, पूरा सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाएगा और आप आसानी से उससे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। है ना अच्छा ऑप्शन। चलिए इसी के साथ हम करेंगे इस सेशन को एंड। मैग्नेट ब्रेन्स का जो 100% फ्री कोर्स चलता है फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th, उसमें आप देख रहे थे कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन या फिर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग सेशन। इस सेशन के बाद हम आगे अगले सेशन में एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और उसके सारे सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपने क्या करना है, छोटा सा होमवर्क करना है जो कि यहाँ पे 3 बॉक्सेस में लिखा है। सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स सभी लोग अच्छे से पढ़ के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्कार।